Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your course International Business. Uh, Especially welcome to semester number 4. Obviously, we are using online teaching method due to coronavirus epidemic, but I hope this will be a good experience for you as well as for us. Uh, Before we go to formal discussion of the subjects, I think it will be important that I introduce you the subject content and how we will proceed with it. Obviously, as a student, हम लोगों को अगर पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है फ्रॉम द बिगनिंग और आने वाले टाइम में कौन कौन से टॉपिक आप कवर करने जा रहे हो और स्पेशली इस सब्जेक्ट की ओवरऑल आपकी डिग्री के अंदर आपके करियर के अंदर क्या एप्लीकेशन होगी, तो आई थिंक कि आप लोग इसको ज़्यादा तवज्जो के साथ ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ेंगे। सो पहला पार्ट जो हमारे फर्स्ट लेक्चर का है वो मैंने सब्जेक्ट के ओवरऑल इंट्रोडक्शन तैयार किया है। तो हम सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा वही चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगा जो अथॉरिटीज़ ओवरऑल एम्फसाइज कर रही हैं। अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत जाइए गैर ज़रूरी। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल चेंज होकर रह गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे, लेकिन साथ साथ दुआ के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने घरों में रहिए, गैर ज़रूरी बिल्कुल बाहर ना निकलिए, ताकि ना तो आप किसी से ये बीमारी अपने घर ला सकें और ना ही किसी को ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि अगर हम एहतियात करेंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली, तभी इस वबा से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने घरों के अंदर रहें। कंटिन्यू फॉरवर्ड। पहली चीज़ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा आपको बूस्ट अप करने के लिए, मैं हमेशा अपना फर्स्ट लेक्चर इस पर्पस के लिए रखता हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा इनकरेज कर सकूँ। और इनकरेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप जब तक अपने उस्ताद से सवाल करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको ना तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सही तरह आ सकती है, ना ही सब्जेक्ट्स की ग्रिप आपको अच्छे से आ सकती है। ठीक है। और इसी सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम आपके सामने है, द क्योर फॉर इग्नोरेंस इज टू क्वेश्चन। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सही तौर पर कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पर्पस इसका ये है कि आप लोग सवाल करते हुए घबराएं नहीं। आई नो कि ओवर द इयर्स एज अ स्टूडेंट आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्वेश्चंस को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली, बट ये ट्रेंड चेंज होने की ज़रूरत है। और ये चेंज जो है वो हमारे और आपके इंटरेक्शन से ही आएगा। मैं एज अ टीचर ये बिलीव करता हूँ कि मैं बेशक जितना मर्जी अच्छा लेक्चर तैयार कर लूँ, जितने अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट्स को आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, लेकिन ट्रू लर्निंग जो आप लोगों की होगी वो तब पॉसिबल होगी जब आप चीज़ों को रिसीव करने के बाद उन पे गौर करें, और गौर करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं वो क्वेश्चंस आप पूछें। क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा सिर्फ एक आपको नहीं होता, हमें भी फ़ायदा होता है एज अ टीचर कि समटाइम जब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करता है तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट को इवेलुएट कर रहा होता है और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम तक पहुंचता है। साथ ही साथ आपके बाकी दूसरे क्लास फेलोज को भी इसका बेनिफिट पहुंचता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन
किसी और के माइंड में ना आया हो, लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आई हो, सो आपके क्वेश्चन करने से ना सिर्फ आपकी क्लैरिटी होगी बल्कि आपके दूसरे क्लास फेलोज की भी क्लैरिटी होगी। इसलिए क्वेश्चन करने से बिल्कुल ना घबराएं। इंशाल्लाह एज अ टीचर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आंसर किया जाए। सो प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। और इसी तरह फूड फॉर थॉट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए रिमेंबर दैट आपके वालिदैन जो है वो आपकी एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से जितना उनसे हो सकता है वो खर्च करते हैं। पर्पस इस सब का ये होता है कि आप कुछ सीख कर निकलें, और जब आप सीख कर निकलेंगे तो आप एक अच्छा मुस्तकबिल लेकर निकलेंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी लेकर निकलेंगे। तो यूनिवर्सिटी में उनका आपको भेजने का मकसद भी गालिबन यही है कि आप ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। शायद वो सब कुछ जो वो खुद अचीव नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ आप अचीव करें, और उसके लिए वो आज अपना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोगों की फीस पे करने के लिए, आपकी बुक्स के लिए, अदर फैसिलिटीज के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ लिख कर एक ज्यादा कामयाब इंसान बन सकें। सो याद रखिए इस बात को कि जब आप यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर ले रहे हैं तो ये कोई सिर्फ आपके टाइम पास नहीं है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स की तरफ, वो पेरेंट्स जो आपके बेटर फ्यूचर के लिए आज अपना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सॉरी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने लेक्चर्स को सीरियसली लें, अपनी स्टडीज को सीरियसली लें। स्पेशली अब तो आप लोगों के लिए एमबीए के स्टूडेंट्स, आप 4th सेमेस्टर में हो गए हैं, आगे सिर्फ 2 सेमेस्टर्स आपके रह गए हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल होना है, जॉब्स ढूंढनी है, बिजनेस स्टार्ट करने हैं। जो भी आपके प्लान है मुस्तकबिल के, आपने उनको फॉलो करना है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आज अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर पीछे कोई कॉन्सेप्ट्स रह भी गए हैं, कुछ सीखने को रह भी गया है, तो कम से कम इन आने वाले 2 सेमेस्टर्स के अंदर आप उसको परस्यू करके कवर कर सकते हैं। अपने उस्ताज़ा के साथ अच्छा इंटरेक्शन बना के आप उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। जो कोई गलतियां कोताहियां रह गई हैं पीछे, आप उनको कवर कर सकते हैं। बट उसके लिए आज आपको ज़रूरी है कि अपना कंसंट्रेट करना शुरू करें, और सबसे पहले विल पावर अपनी यूज करते हुए उसके लिए अपने आप को तैयार करें। रिमेंबर दैट आपका पढ़ना, आपका अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, उनके लिए मेहनत करना, वो किसी और का बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपका बेनिफिट है। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आप आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बेशक आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप कहीं पे जॉब स्टार्ट करते हैं, आइदर वे अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अच्छी चीज़ें सीखी हैं, अपने उस्ताज़ा से स्किल्स हासिल की हैं, तो वो आप ही के फ्यूचर के लिए, आप ही के करियर के लिए पॉजिटिव होंगी। ना उसका बेनिफिट आपके टीचर्स को मिलने वाला है, ना किसी और को। और अगर आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो उसमें नुकसान भी सिर्फ आप ही का है। ये बातें करने का मकसद सिर्फ आपको एक थोड़ा सा रियलाइज करवाना है कि हम लोग अपनी नासमझी में वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और वक्त इस वक्त सबसे कीमती कमोडिटी है दुनिया के अंदर। ठीक है, आज आपके पास वक्त है चीज़ों पे सर्फ करने के लिए, आपकी चॉइस है कि आप उस वक्त को लेयर के ऊपर सर्व करें, आप फेसबुक देखें, मूवीज देखें, ड्रामाज देखें, वगैरह वगैरह, या आपके पास चॉइस है कि आप इसी वक्त को इन्वेस्ट करें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, आप स्किल्स सीखें, आप अपने स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट करें। चॉइस इज योर्स। द डिफरेंस विल बी कि आज अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया,
तो कल को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट लेंगे और वहां पे जाके आपको उन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्किल सेट्स की जरूरत पड़ेगी, काम करते हुए, अपनी असाइनमेंट्स मुकम्मल करते हुए इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आज आपको समझाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो वहां पे आपके पास वक्त नहीं होगा दोबारा इन चीजों को कवर करने के लिए, ना वक्त होगा और ना कोई समझाने वाला होगा। ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देख के आए हैं, हमसे आप ये बात समझ सकते हैं, हम अपनी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं कि जॉब सेटिंग के ऊपर आपको कोई फ्री में कुछ नहीं समझाता। आज यहाँ पे हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी पढ़ें, पढ़ के हमसे पूछें, हम आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जॉब है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छा ग्रेजुएट बनाने की। सो हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के वहां पे जो लोग बैठे होंगे वो आपके सुपरवाइजर्स होंगे, वो आपके इंचार्ज होंगे, वो आपके बॉसेस होंगे। दे आर नॉट सपोज टू टीच यू और guide you about anything. They are supposed to give you assignments and evaluate your performance based on your based on your activities. So वहां पे अगर आप किसी से कुछ पूछने जाएंगे तो वो अगर और कुछ नहीं तो वो आपको सिखा के आपके ऊपर एक एहसान रखेगा अपना। तो बजाय इसके कि आप कल को जाके खाम खा दूसरों के सामने रिक्वेस्ट प्लेस करें, अपने आप को डिग्रेड करें, बेहतर है कि ये टाइम जो आपको मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी की ये लाइफ जो आपको मिली हुई है, इसके अंदर अपना टाइम का स्पेंड करने का चॉइस जो है वो अपनी स्टडीज की तरफ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ रखें, ताकि कल को जाके आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। रिमेंबर दैट, सिर्फ किसी से उधार मांगना या हाथ फैलाना नहीं होता, बल्कि किसी से कुछ सीखना ये भी हाथ फैलाने के मुतरादिफ है। बेहतर है कि आज अपने उस्ताज़ा से जो कि विलिंग हैं, जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि आजकल की इकोनॉमीज ऐसी हो गई हैं कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की आने वाली जनरेशन में तो ये कंपटीशंस और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद पड़ी हुई है। तो जाहिर बात है आने वाले दिनों में उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा ग्रेजुएट्स के ऊपर, जॉब क्रिएशन के ऊपर, और बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, दुनिया भर के इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब कोरोना वायरस से दुनिया रिकवर कर रही होगी तो उस वक्त दुनिया बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट में रिकवर कर रही होगी, लेकिन इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में वो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो रही होगी। सो इस चीज को एक्सपेक्ट करना कि आगे चल के आपको जाते ही बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, दिस विल बी लाला लैंड एंड नथिंग एल्स। सो अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके आए, स्किल्स डेवलप करना सीखें अपने, किसी भी किस्म के स्किल। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे एमबीए बहुत ज्यादा होंगे। आप सिर्फ अकेले एमबीए डिग्री होल्डर नहीं होंगे, वहां पे एक लाइन लगी होगी एमबीए की। तो हर बंदा एमबीए ही करके आया है, जॉब की रिक्वायरमेंट भी एमबीए है, लेकिन जॉब उसको मिलेगी जिसके पास एमबीए की डिग्री के अलावा भी कुछ है, अच्छी कम्युनिकेशन है उसके पास वेब डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब नेचर। आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है, या कोई भी ऐसे स्किल जो कि आपके सीवी के अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सके,
आपको चाहिए कि आप आज से ऐसे स्किल्स को एक्वायर करना शुरू करें, और इनको एक्वायर करना आजकल के दौर में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल या क्या से कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, क्योंकि आजकल तकरीबन हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल होती है। यूट्यूब वगैरह के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, और उनका एक एडेड बेनिफिट ये है कि आप अगर इन स्किल सेट को हासिल करते हैं तो आप अपने उन स्किल सेट्स को अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, बजाय इसके कि आप डिग्री कंप्लीट होने का वेट करें और फिर देखें जी कि अब मैंने जॉब ढूंढनी है, जो कि मिलनी मुश्किल है आजकल के दौर में। उससे कहीं बेहतर है कि आप ऐसे स्किल सेट्स डेवलप करें और आज से अपने फ्री टाइम के अंदर, और अब तो खैर वैसे भी लॉकडाउन की वजह से घर में ही ज्यादा रहना है, तो घर के अंदर रहते हुए आप आसानी से अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को विजिट करें और देखें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल, कौन सा ऐसा हुनर मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल में लाते हुए उन वेबसाइट से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। वहां से आप अपने लिए अर्निंग का सोर्स डेवलप कर सकते हैं। आप इवन करियर इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जस्ट एक पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि फ्रीलांसिंग अब एक फुल फ्लैश करियर भी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो भी फ्रीलांसिंग के कुछ कोर्सेज ऑफर करवा रही है, आप उनको एक्सप्लोर करें। आईटी बोर्ड की मदद से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ना तो उनके लिए आपको कहीं क्लासेस में जाने की ज़रूरत है, ना कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवाना है वेबसाइट्स के ऊपर। और ऑनलाइन कोर्सेज जो कि बिल्कुल इसी तरह वीडियो ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में होते हैं, आपने उनको देखना है और उनको फॉलो करते हुए आपने उन स्किल्स को प्रैक्टिस करना है, एंड यू विल हैव दैट स्किल। और ना सिर्फ ये कि उस तरह आपके पास स्किल आ जाएगी, बल्कि आपके पास सर्टिफिकेशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि स्किल्स हासिल करें और स्किल्स हासिल करके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स एक्वायर करें, ताकि जब आप इंटरव्यू की टेबल पे पहुंचे तो आपके पास शो करने के लिए सिर्फ एक एमबीए की डिग्री ना हो, बल्कि आपके पास उसके अलावा भी कुछ जो कि आपका सेलिंग पॉइंट बन सकता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। रिमेंबर दैट बिजनेस के वर्ल्ड के अंदर आपकी सक्सेस जो है वो 90% आपकी कम्युनिकेशन है और 10% सिर्फ आपकी स्किल्स है। आपने अक्सर लोगों से जो काम करते हैं उनसे सुना होगा कि जी फलां बंदे को कुछ नहीं आता, लेकिन बस जी वो बॉस को अब बड़ा फेवरेट है इसलिए वो प्रमोट हुए जा रहा है। यस, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हमारे सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे केसेस के ऊपर अगर दूर से बैठ के वैल्यूएट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बंदा जिसके मतलब कहा जा रहा है उसको कुछ आता नहीं है, उसके पास शायद स्किल सेट्स की कमी है, लेकिन एक चीज उसके पास बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, एंड दैट विल बी कम्युनिकेशन। वो बोलने में बहुत अच्छा है, वो प्रेजेंटेशंस देने में बहुत अच्छा है, वो लोगों से डील करने में बहुत अच्छा है, उसे मीठी जुबान बोलना आती है, और सिर्फ इन चीजों की बुनियाद के ऊपर वो प्रमोशंस पा रहा है। और वो लोग जो स्किल सेट्स में उससे कहीं बेहतर हैं, लेकिन उनको अपनी स्किल सेट्स को प्रेजेंट नहीं करना आता, दूसरों को बताना नहीं आता, अपने पीयर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना नहीं आता, वो लोग बावजूद अच्छे स्किल सेट्स के पीछे रह जाते। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास टाइम है, रिमेंबर दैट आपको सिर्फ स्टडीज करना है और फारिग टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। इस टाइम को यूटिलाइज करें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वंस लॉकडाउन खुलता है आप डिफरेंट एकेडमीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। आप आइल्स वगैरह का कोर्स करेंगे, और बाय द वे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते करते एक एडेड बेनिफिट आपके पास ये भी आ जाएगा कि कल को अगर आपको फॉरेन कंट्रीज के अंदर करियर को परस्यू करना है तो आपके लिए आइल्स टोफल वगैरह को के अंदर अच्छा स्कोर
अचीव करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन आपको हर जगह बेनिफिट ही देगी। ठीक है, और कहीं नहीं तो आपको क्लास के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन एक एडेड बेनिफिट देती है कि जब आप अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे अल्फाज में अपने उस्ताद से पूछते हैं, अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप डिस्कशन में आते हैं, तो आप अपने उस्ताद के माइंड में रह जाते हैं। ठीक है, आपके उस्ताद आपको देर तक याद रखते हैं, ना सिर्फ, यस ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि जी उस्ताद के ज़हन में है तो शायद नंबर्स के अंदर भी कोई बेनिफिट मिल जाए, दैट इज अ सेपरेट केस। लेकिन जो एडेड बेनिफिट है कि कल को आप पास आउट होने के कुछ 4 साल बाद भी कभी कभी किसी टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो उस टीचर के माइंड में आप होंगे, आपका इमेज होगा, आपका नाम उस टीचर के माइंड में होगा। ठीक है, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। और कम्युनिकेशन को एम्फेसाइज करने के लिए मैं हमेशा सहारा लेता हूँ कुरान मजीद की उस आयत का कि जहाँ पे अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी कम्युनिकेशन एक एहसान के तौर पे गिनवा रहे हैं कि जी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुश गुफ्तार बनाया है, और अगर कहीं तुम तुंदखू होते, बदमिजाज होते, तो ये लोग तुम्हारे पास से उठकर भाग जाते। तो अच्छी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला का अतिया है। इवन अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करें, क्योंकि आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपको इवेल्युएट करेंगे, अच्छा इवेल्युएट करेंगे। वो आपने अक्सर सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन या लास्टिंग इंप्रेशन, और दैट इज ट्रू। ठीक है, आप जब पहली मर्तबा किसी से गुफ्तगू करते हैं तो आपके गुफ्तगू के अंदाज से, आपके इंटरेक्ट करने के तरीक़ाकार से, और सिर्फ गुफ्तगू की बात नहीं है, आप किस तरह उसके सामने बिहेव कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट किस तरह कर रहे हैं, आपने लिबास कैसा पहना हुआ है, ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन में अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो वो इंप्रेशन आपका उस शख्स के माइंड में इमेज बन जाता है, जिसको बाद में चेंज करना मुश्किल होता है। तो अगर वो पहली मर्तबा आपने बैड इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो बैड इमेज बनता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि मैं अपनी पर्सनल लर्निंग में से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन या अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एमसीबी में जॉब कर रहा था, और एमसीबी में जॉब के दौरान हमारी ट्रेनिंग थी, और उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर डिफरेंट ग्रुप हेड्स जो होते थे वो हमें ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, बैंकर्स के बैच को। तो हमारे ट्रेनिंग सेशन में एचआर के ग्रुप हेड आए, एमसीबी एचआर के ग्रुप हेड, और बैच में से ही किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर, जब आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं? और उनका जवाब था जी कि अपने पिछले 20 साल करियर का जो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो कैंडिडेट जब दरवाजे से दाखिल होके कुर्सी तक पहुंचता है, उस दौरान वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो चुका होता है। तो आपकी पर्सनल लुकआउट, आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जॉब जो जिस इंटरव्यू के ऊपर बेस कर रही है, उस इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन का पैरामीटर उन लोगों के माइंड में ये है कि एक कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंटली दाखिल हुआ है, उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी, या वो कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस करते हुए सामने आ रहा था, उसने ड्रेसिंग कितनी अच्छी की हुई थी, उसकी टाई की नॉट कितनी अच्छी बंधी हुई थी, उसके बाल सही प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं, उसके जो पर्सनल हाइजीन है वो कैसी है। तो वो बगैर कोई क्वेश्चन किए वो आपको सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जज करके अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि जी इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। फर्दर उन्होंने एचआर हेड ने कहा कि जी वंस हमारे माइंड में हम किसी को रिजेक्ट कर चुके हों, तो बाद में उसकी एक्सेप्टेंस या हम अपना फैसला सिर्फ एक सूरत में चेंज करते हैं
कि वो इंटरव्यू के टेबल पे आके बैठा और उसकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तब हम बेशक पहले एक बंदे को देकर रिजेक्ट कर चुके हों, लेकिन सिर्फ उसकी बोलने के ऊपर, उसकी अच्छी कम्युनिकेशन के ऊपर हम कहते हैं कि नहीं, हमने गलत सोचा था, अब इसको रख लेना चाहिए। सो दैट मच इज इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर योर करियर। सो आई विल एडवाइज यू कि आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर मैक्सिमम एफर्ट सर्व करें, उसको इम्प्रूव करें, जितना बेहतर हो सके इसके ऊपर काम कर सकिए। So coming back to the introduction of our subject, जो इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा सब्जेक्ट है, ओवरऑल इसका एक इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, लेकिन उस इंट्रोडक्शन से पहले इंट्रोडक्शन होगा आपके हर दिल अजीज टीचर का। ऑब्वियसली मैं आपका हर दिल अजीज टीचर हूँगा, क्योंकि आपको पूरे सेमेस्टर के लिए मैंने इवेलुएट करना है, मार्क्स देने हैं, तो जाहिर बात है आई विल बी योर बिलवड टीचर। एनीवेज, as you people might have known, my name is सैयद फजल अब्बास। मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन नॉर्मल कैंपस में, और साथ ही साथ इंचार्ज इंटरनल एग्जामिनेशंस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन की सूरत में, किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप किसी भी टाइम मुझे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम का मतलब ऑब्वियसली वो टाइम्स हैं जो कि इखलाकियात के दायरे में आते हैं। तो जब आप रब्ता करें अपने उस्ताज़ा से, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली एक बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जब आप अपने उस्ताज़ा से रब्ता करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होगी। तो उन टाइमिंग्स के अंदर रब्ता करें कि जहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। और अगर किसी बहुत इमरजेंसी की सूरत में आपको लेट नाइट कोई कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ बेटर कि कॉल करने से पहले एक टेक्स्ट मैसेज कर लें कि जी सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं फ़लाँ क्लास का स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। ताकि अगर वो बिज़ी हैं तो ज़ाहिर बात है वो जब टेक्स्ट मैसेज पढ़ेंगे तब आपको रिप्लाई बैक करेंगे, और नॉर्मली हम टीचर्स खुद ही टेक्स्ट मैसेज पढ़ के आपको कॉल भी कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सोशल एटिकेट्स का ख्याल रखिएगा कॉन्टैक्ट्स करते हुए। अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट्स आपकी बेनिफिट के लिए दिए गए हैं ताकि आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकें। सो बैक टू माय इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने भी बताया मैं लेक्चरर हूँ, 2013 से सर्व कर रहा हूँ नॉर्मल कैंपस के अंदर। और यहाँ आने से पहले अभी मैंने जिक्र भी किया कि मैंने 1 साल एमसीबी बैंक लिमिटेड के अंदर कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे सर्व किया। और अगरचे वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट ब्रांच में होने की वजह से जो मेरी लर्निंग है वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि कॉर्पोरेट ब्रांच के टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन और बहुत ज़्यादा किस्म के एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। और इस 1 साल के अंदर तकरीबन 4 से 6 माह का ड्यूरेशन जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन हमारी ट्रेनिंग का भी था। सो दैट हैज़ गिवन मी सम इनसाइट्स के किस तरह के काम चलते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसी की बेसिस के ऊपर मैं आपको ये सब कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी स्किल सेट्स डेवलप करें, उसका बेनिफिट होता है। मैं अगेन अपनी पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने जब कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया था, तो 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जब मैं कॉर्पोरेट ब्रांच पहुंचा था, तो मुझे डेस्क असाइन करके ये बताया गया था वहाँ पे कि जी हम जो बंदा बेशक ट्रेनिंग लेके आया हो, हम उसे 6 माह से पहले कोई प्रोडक्ट असाइन नहीं करते, पोर्टफोलियो असाइन नहीं करते, ताकि 6 माह के अंदर बंदा पहले किसी के साथ अटैच होके कुछ सीखता है, कुछ समझता है, उसे चीज़ों का पता चलता है, तब हम उसको पोर्टफोलियो साइन करते हैं। बट मेरा बैकग्राउंड चूंकि बैंकिंग में था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने थियोरेटिकली कम से कम पढ़ी हुई थी। सो वो मैंने अच्छे से पढ़ी हुई थी, इसलिए जब भी मुझे वहाँ पे मेरे सुपरवाइजर जो थे कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते थे, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देता था कि हाँ जी ये एलसी है, हमने इसके मुतालिक पढ़ा हुआ है,
हाँ जी, क्रेडिट्स के अंदर ये प्रोडक्ट्स होती हैं, मैंने ये भी पढ़ा था। तो इस तरह करके मैंने अपनी स्किल सेट्स वहाँ पे शो की और मुझे 6 माह की बजाय सिर्फ दूसरे महीने ही प्रोफाइल असाइन कर दिया गया था। मेरा अपना इंडिपेंडेंट आईडी बन चुका था और मैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहा था। ठीक है? तो करियर के अंदर आप कितनी तेजी से प्रमोट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे स्किल सेट्स और उन स्किल सेट्स को आगे कम्युनिकेट करना आपको कितना आता है। ठीक है? तो कमिंग बैक टू द प्रोफाइल, एज यू कैन सी के एमसीबी में जॉब मैंने की थी एमबीए इन बैंकिंग की बेसिस के ऊपर। 2011 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, और इसी इंस्टीट्यूशन से मैंने अपना बीबीए भी कंप्लीट किया था। बीबीए वाज अ डुअल डिग्री ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और ये सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेनली इसके पढ़ाने की रीज़न या मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हुआ था कि एमबीए के अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन में कुछ सब्जेक्ट थे जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेट करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड था उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स या जिसको आप नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं, वो एक पूरा सब्जेक्ट था हमारा। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट था। सो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए मेरा ज़रा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सीखने के मुतल्लक, समझने के मुतल्लक कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल डायनामिक्स के अंदर चीज़ें किस तरह मूव करती हैं। और ये सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल बिजनेस, ये बेसिकली देखा जाए तो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है? ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के। इंटरनेशनल ट्रेड एक एस्पेक्ट्स है, उसी ट्रेड के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट को मैनेज करना एक एस्पेक्ट है, इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ डील करना और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस के। तो इसलिए इस सब्जेक्ट की तरफ मेरा ज़रा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो बहुत अच्छे अंदाज से और जिस तरह का मैंने सीखा है उससे भी बेहतर अंदाज में मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकूं, सो दैट कि आपकी लर्निंग हमसे भी बेहतर हो सके। एज अ टीचर हमारा काम सिर्फ आपको वो सिखाना नहीं है जो हमने सीखा है, बल्कि उससे बेहतर सिखाना है। जैसा कि मौला अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि अपने बच्चों को वो मत सिखाओ जो तुम्हें सिखाया गया था, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दौर के लिए पैदा नहीं किए गए, वो तुम्हारे बाद के दौर के लिए हैं। तो उनको बाद के दौर, आज के ज़माने के मुताबिक सिखाओ। सो मेरी कोशिश होगी कि जो हमने सीखा है मैं उसके अंदर खुद से कुछ ऐड करके आपको करंट सिनेरियोज के मुताबिक अपडेट कर सकूं, उसके मुताबिक सिखा सकूं, सो दैट कि आप जब मार्केट के अंदर जाएं तो आप कोई आउटडेटेड नॉलेज लेके ना जाएं, बल्कि आपको पता हो कि मार्केट के अंदर करंट डायनामिक्स क्या चल रहे हैं। सो coming back to the introduction of the subject international business, so international business क्यों पढ़ना जरूरी है? जारी बात है, एज अ स्टूडेंट अगर आपको पता हो कि इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना आपके लिए मुफीद है, फायदेमंद है, क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो आप शायद ज्यादा शौक से पढ़ें शायद। तो पहली चीज, आजकल का दौर आपने जगह जगह पे सुना होगा जी, ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। ठीक है? ग्लोबलाइजेशन का दौर है ये। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक फिनोमिना है जिसके मतलब हम अपने पहले लेक्चर के अंदर, सब्सिक्वेंट लेक्चर में कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज कंपटीशंस बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। आज से अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन नहीं था। कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स थे, वहां पे आप काम कर रहे थे, अगर आपके स्किल सेट्स बहुत अच्छे नहीं भी थे तो लोकल मार्केट के मुताबिक आपको जितना बहुत इंफॉर्मेशन थी आप उसके मुताबिक काम करते हैं, और दैट्स इट। सो वो कंपटीशन कम होने की वजह से लोग कम स्किल सेट्स के साथ भी सरवाइव कर रहे थे और प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से अब जबकि आप लाहौर में बैठे हुए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कंपटीशन के ऊपर चाइना की कंपनीज भी बैठी हुई हैं,
यूरोप की कंपनीज भी बैठी हुई हैं। कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो घर पे बैठे alibaba.com पे, अमेज़न के ऊपर बैठ के अपने ऑर्डर्स बुक कर सकता है। सो अब आपका कंपटीशन अपनी मार्केट में मौजूद 4-5 प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं रहा। अब आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ हो गया और इसकी वजह से ज़ाहिर बात है, अगर दुनिया से आपको कम्पीट करना है तो दुनिया के लेवल का आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाने का बेसिकली आपको मकसद वर्ल्ड डायनामिक्स को समझाना है, इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना है, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता हो जी कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो उन ऑर्डर्स को कैसे डील करना है, कैसे भेजना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप इंटरनेशनल कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप लोकल कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो आपने इंटरनेशनल कस्टमर को कैसे डील करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। देन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इस इंक्रीज कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसके अंदर सरवाइव करने के लिए आपको भी इंक्रीज स्किल सेट्स की ज़रूरत है। तो ये एक सब्जेक्ट आपकी स्किल सेट्स को एड अप कर रहा है, उनको इंक्रीज कर रहा है। वो किस तरह कि आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फिर सीख के आए हैं आप, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, किस तरह मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह प्लान बनाते हैं, किस तरह आप लोगों को हायर करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करते हैं। ये आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं पढ़ के सीख के आ रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली उन तमाम कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंटरनेशनल डायनामिक्स को ऐड करेगी, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप मोर देन वन कंट्रीज के अंदर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है। आप अगर फॉरेन कंट्री के अंदर किसी एजेंट को हायर करना चाह रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल करने की जरूरत है। आप अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में क्या फर्क होगा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने में और उसको अप्लाई करने में। तो आपको इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस का ये सब्जेक्ट जो है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete करने के टैक्टिक्स सिखा रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट रीजन ई कॉमर्स, अभी मैंने एग्जांपल दी अलीबाबा की, अमेजोन की, ये सारे ई कॉमर्स सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ई कॉमर्स एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल के दौर में बिजनेस करने का। ये वो दौर है जिसमें आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए ना किसी हैवी इन्वेंट्री की ज़रूरत है, ना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की, और आपको ज़रूरत है मार्केट के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके रेट्स जानने की। और आप ई कॉमर्स के ज़रिए घर पे बैठे किसी एक वेबसाइट के ज़रिए, किसी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, Draaz.pk जैसे या किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप घर बैठे लोगों को प्राइस अपनी कोट कर रहे हैं और लोग आपको ऑर्डर भेज रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने सप्लायर से वो चीज़ें लेके लोगों को भेज रहे हैं और आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ई कॉमर्स ने बेसिकली बिजनेसेस को चलाना, अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करना रिलेटिवली आसान कर दिया। और ई कॉमर्स ने आपको लार्जर टारगेट मार्केट को लार्जर मार्केट को कैप्चर करना आसान कर दिया है। अब आप लाहौर में बैठे हुए चीजें जो हैं वो कराची में भी भेज सकते हैं, इस्लामाबाद में भी भेज सकते हैं, पिशावर में भी भेज सकते हैं। और आपके लिए और इस सब के लिए आपको किसी किस्म का कोई सप्लाई चेन नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सप्लाई चेन नेटवर्क ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने पहले से इस्टेब्लिश कर रखा है। तो इस वजह से कंपटीशन का लेवल और सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। अब अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स अच्छे से आते होंगे तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठे हुए दुनिया भर के ऑर्डर्स को कंप्लाई कर सकेंगे अपने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो इंटरनेशनल बिजनेस के डायनामिक्स को सीखना आपके लिए जरूरी होगा अगर आप सक्सेसफुली ई कॉमर्स बिजनेस को कैरी करना चाह रहे हैं। फिर ये सब्जेक्ट आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है और इंटरनेशनल मार्केट्स के डायनामिक्स को समझ के
आप बहुत सारे ऐसे करियर्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेट करता है, जिनको अभी हम वन बाय वन थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा ये सब्जेक्ट आपके पहले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर के आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेगा। क्या आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट में किस तरह अप्लाई किया जाता है, आप ये देखेंगे। किस तरह आपकी एप्लीकेशन एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मुख्तलिफ होगी, इस तरह की चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपके पहले से जो एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स के, वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे। आपके लिए आसान हो जाएगा उनको एनालाइज करना। और चूंकि इस सब्जेक्ट के अंदर हम पूरे बिजनेस को एज अ होल पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो बिजनेस के मॉड्यूल्स आपने पढ़े हैं। फाइनेंस एक पार्ट है बिजनेस का, एचआरएम एक पार्ट है, मार्केटिंग एक पार्ट है। सो वहां पे आपने सब्जेक्ट को बिजनेस के कंपोनेंट्स के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से पढ़ा है। यहाँ पे आप उनको कंबाइन करके एक पूरे बिजनेस की फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि सबको इकट्ठा करके जब हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें किस तरह उन तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करना है, और उस बैलेंस को लेके किस तरह हमने अपनी टारगेट मार्केट को कैप्चर करना है। सो ये ऑब्वियसली आपके जो पहले से बिल्टअप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। और जब मैं पहले से बिल्टअप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस के आपके कोई कॉन्सेप्ट्स वीक है, दैट डजंट मीन कि मैंने कहना जी अच्छा फाइनेंस आपने पढ़ लिया है तो ये है, नहीं। अगर आपका कोई वीक है एरिया तो इट डजंट मैटर, हम बेशक अपने प्रोग्रेस के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट में मैंने आपको बात की कि आपके पास एक टूल है, अगर आपको एक चीज नहीं आती थी और अब उसका जिक्र हो रहा है बार बार, उसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है, ऑब्वियसली आपको उसकी बेसिक्स पता है तो आप उसकी एप्लीकेशन को सही तरह समझ सकेंगे। सो अब अगर आपको उसकी एप्लीकेशन पढ़ाई जा रही है और आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, या पहले आपने पढ़ी थी अब आपके जहन से निकल गई हैं, तो आप क्वेश्चन करके उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने एक कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया हुआ या आपको वो पहले समझ नहीं आया था। ये आपका क्वेश्चन मुझे बताएगा कि आपको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जहां कहीं आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपने पहले इतनी डिटेल में नहीं किए या पहले आपने सही तरह कवर नहीं किए, अब आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो अपने क्वेश्चन करें, सो दैट के उन क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपको ना सिर्फ ये कि उस कॉन्सेप्ट की बेसिक्स क्लियर हो जाएं, बल्कि जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे आपको उस एप्लीकेशन की भी नो हाउ अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है जी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे करियर चॉइसेस हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से क्लोजली रिलेट करती हैं। मार्केट के अंदर ऐसी जॉब्स मौजूद हैं, ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो कि जहां पे आपका सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पता है। तो यहाँ से आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे मुख्तलिफ इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स के मतलब, अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हो। तो जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उनको याद रखेंगे, तो इंटरव्यू की टेबल पे जाके इनको परस्यू करना, इनको एक्सप्लेन करना आपके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा। रिमेंबर दैट यहाँ पे हम जो जॉब टाइटल दे रहे हैं वो शायद एग्जेक्टिव लेवल की जॉब्स हैं, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड आप एंट्री लेवल की जॉब असिस्टेंट लगा लें साथ में, तो वो एंट्री लेवल की जॉब बन जाएगी। सो दैट ओनली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि ये करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूरोप और अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक पूरी डोमेन है। पूरा पूरा एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कराया जाता है, कि जहाँ पे आगे चल के हम जो इस बुक के डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे वो पूरे पूरे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे,
ठीक है। तो ये वो करियर चॉइसेस हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की डोमेन से रिलेट करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट के तौर पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के अंदर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर के वो लोग जो जब कंपनीज दूसरे मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचती हैं तो वो इवेल्युएट करके एडवाइज करते हैं कंपनीज को कि इस कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करना फिजिबल है या नहीं, आपको उसका बेनिफिट होगा कि नहीं। तो ये वो जॉब है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टम्स मैनेजर, ये तो एक बहुत कॉमन जॉब है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की डोमेन से रिलेट करती है। कॉमन इस तरह के हर जगह पे, हर कंपनी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैनेजर, ट्रेड मैनेजर्स, ये पोस्ट मौजूद होती है और उनकी पूरा डिपार्टमेंट, एक ट्रेड डिपार्टमेंट हर बिजनेस के अंदर मौजूद होता है। बैंक्स हों, प्रोडक्शन यूनिट्स हों, हर जगह पे ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है वो मौजूद होता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स का अच्छे से पता है तो आप उस साइड के ऊपर, उस फील्ड के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको परस्यू भी कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। डिफरेंट फर्म्स जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर सब्सिडरीज क्रिएट करना चाह रही होती हैं, जाहिर बात है जब उन्होंने सब्सिडरीज क्रिएट करनी है तो उनको कंसल्टेंसी की जरूरत होती है। सो ये भी एक करियर चॉइस आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये सारी करियर चॉइस वो हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव में। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारी रिकमेंडेड बुक होगी जिसको हम फॉलो करेंगे पूरे सेमेस्टर में। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट्स एंड ऑपरेशंस, 15th एडिशन, रिटन बाय डेनियल रेडबो एंड सलिवान। ये बुक मैंने पहले ही क्लासेस के अंदर अपलोड कर दी हुई है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सो ऑब्वियसली आपको बाजार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस बुक को परचेज करने के लिए। घर पे रहिए और घर पे बैठ के पढ़िए। कंटिन्यू फॉरवर्ड, मैंने एक टेबल ये बनाया है ताकि आप लोगों को ट्रैक करना आसान हो सके। जो डिफरेंट हमारे टॉपिक्स हैं लेफ्ट साइड पे, वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर दिए गए हैं और राइट साइड पे उसके कोरस्पॉन्डिंग चैप्टर हैं बुक के अंदर कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ऑब्वियसली वैसे तो हम बुक को ही फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो मेरे स्लाइड्स होंगी उसके हिसाब से ही पता चलता जाएगा कि किस चैप्टर की स्लाइड्स चल रही हैं। बट एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको किसी भी टाइम पे कंपेयर करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस टेबल की मदद से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अपनी जो हमारा ओवरऑल एक डेवलपमेंट होगी सब्जेक्ट की कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आगे क्या आने वाला है। ये चीज़ें आप इस टेबल की मदद से दे सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक्स को मैं इलेबोरेट करता जाऊं ताकि आपको भी से एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में हो कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी, ग्लोबलाइजेशन। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं दुनिया के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर, और किस तरह ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिजनेस डायनामिक्स को इफेक्ट कर रही है और किस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस कैरी आउट हो रहे हैं। फिर हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा। सेकंड पार्ट इज नेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंसेस। ये बेसिकली एक कंपैरिजन है कि किस तरह डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उनके कंट्री टू कंट्री वेरी करने की वजह से बिजनेस डिसीजन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स के अंदर कल्चर है, गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कि ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं और आप एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। डिफरेंट कल्चर्स आपको फेस करना पड़ेंगे, डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफरेंट हैं कंट्रीज के अंदर, इकोनॉमिक फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं कंट्रीज के, इकोनॉमिक पॉलिसीज वेरी कर रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज वेरी कर रही हैं कंट्रीज की। तो ये डिफरेंसेस होते हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो पहली चीज हमारा इंट्रोडक्शन है ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में। दूसरा पार्ट है हमारा कि हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के डिफरेंसेस फेस करना पड़ते हैं और किस तरह उनको मैनेज किया जाता है। तीसरा पार्ट हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का एक मेजर कंपोनेंट इंटरनेशनल ट्रेड है।
सो इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में हम थोड़ी सी ट्रेड थ्योरीज पढ़ेंगे, और ट्रेड थ्योरीज पढ़ते हुए ही आपको बहुत सारी और चीज़ें फर्दर क्लैरिफाई होंगी कि ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रही है, इंटरनेशनल बिजनेस क्यों हो रहा है। ये चीज़ें आपको थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में जाके मज़ीद क्लैरिफाई होंगी। फिर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ओवर द ईयर्स किस तरह डिफरेंट पॉलिसीज आई हैं। WTO आ गया, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट आ गए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स आ गए, इस तरह के डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि कैरी किए गए डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से, साइन हुए, और उनकी मदद से इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो आसान हो गई। सो बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है जो कि खैर हमारी डोमेन नहीं है, बट हम सिर्फ उस पॉलिटिकल इकोनॉमी की डोमेन में से देख रहे होंगे कि किस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ओवर द ईयर साइन किए गए और उनका क्या इफेक्ट आया है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ओवरऑल। ठीक है जी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के मुताल्लिक है। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो फंड्स का एक्सचेंज जो है कंट्रीज के दरमियान, फंड्स की मूवमेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बिजनेसेस आप करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो जाहिर बात है वो प्रॉफिट किस तरह आएंगे, किस तरह। तो ये प्रॉफिट मेकिंग जो है उसके पर्सपेक्टिव में आपको जाहिर बात है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का पता होगा, तो ही आपको सही अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप किस तरह फंड्स की मूवमेंट करते हैं, किस तरह फंड्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके लिए 2 चैप्टर्स हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों ने इसे पहले ही पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बट ऑब्वियसली हम इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर ये जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स चेंज होते हैं, इनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरह वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, ये सारी चीजें हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, IMF हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, कुछ हम इन्हीं चैप्टर्स के अंदर उनके मुतालिक भी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट, लास्ट ऑफ आवर पार्ट आएगा स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिकली हमारे पिछले 4 पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ इस एक पार्ट को इलेबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए ये उसका प्रेम्बल है। ठीक है, आप वहां से कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, और यहाँ पे आके हम एक्चुअली ये डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, किस तरह उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह उनको ओवर द टाइम पीरियड इवेलुएट किया जाता है, चेंज किया जाता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स के अंदर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और यहाँ पे वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे होंगे तो वो स्ट्रेटजी सिर्फ फाइनेंशियल मार्केटिंग या HRM के पर्सपेक्टिव में नहीं होगी, वो पूरी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस पिछले 3-4 पार्ट्स के समझे हुए, सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली अप्लाई कर रहे होंगे कि किस तरह हम स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई होंगी जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मेशन का है, स्ट्रेटजीज बनाई कैसे जाती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उन स्ट्रेटजीज को इफेक्ट करते हैं, किस तरह हम उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। देन लोकेशन, सारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने फॉरेन कंट्रीज इतने 132 ममालिक हैं, उनमें से किस मुल्क को चूज करना है अपनी मार्केट के लिए, वो किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन मोड्स ऑफ एंट्री, ठीक है, कि आप किस तरह, किस चॉइस के जरिए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री लेंगे। ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारा सब्जेक्ट है। यस, देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर्स, बट आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ये कोई पूरे चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनमें से भी ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, सो ऐसा ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होगी आपके लिए। Okay, coming to the assessment as usual,
आप लोगों की 20 मार्क्स मिड टर्म, 20 मार्क्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के और 60 मार्क्स फाइनल टर्म पेपर के होंगे। पेपर्स का पैटर्न एज ऑलवेज जो हमेशा से आता आ रहा है वही होगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कहता चलूँ कि मिड टर्म के मतलब डिसीजन अभी अथॉरिटीज़ हमारी ज़रा बाद में करेंगी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की ये वबा कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर बात है मिड टर्म कंडक्ट करना शायद पॉसिबल ना हो सके। तो उसके लिए हमारी अथॉरिटीज़ कोई ना कोई अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगी कि मिड टर्म की इवैल्यूएशन किस तरह की जाएगी। सो हो सकता है कि वो इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म मिड टर्म से थोड़ा चेंज हो जाए, बट इवेंचुअली 20 मार्क्स की वो इवैल्यूएशन होगी। शायद हो सकता है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिल जाए या इस तरह का कोई काम। बट अगर तो अल्लाह करे यूनिवर्सिटीज़ हमारी ओपन हो जाएं, हमारे मामूलात ज़िंदगी ठीक हो जाएं, तो मिड टर्म हमारे अपने टाइम पे कंडक्ट हो जाएंगे। अगर ना हो सके तो फिर उसके लिए जो भी अल्टरनेटिव होगा वो आप लोगों को ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। आखिर में आप सब के लिए इस पूरे सेमेस्टर के लिए बेस्ट विशेस हैं। और क्लोज करने से पहले मैं दोबारा अपनी पहली स्लाइड को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अपने घरों में रहिए, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी इस बीमारी से महफूज रखें। ठीक है, ना तो खुद इसका शिकार हो और ना इसको फैलाने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज।